एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की राम मंदिर यात्रा। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये कांग्रेस और बीजेपी के दो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। राहुल गांधी अपने यात्रा से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिसमें वह किसानों की एमएसपी, कथित अडानी घोटाला, गरीबी, बेरोजगारी, जाति जनगणना जैसे मुद्दे उठा सकते हैं। वहीं इन सब मुद्दे को नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण से टक्कर देने की कोशिश करेंगे। अब मुख्य सवाल तो यही है कि क्या यह यात्रा बीजेपी के राम राज्य के मुद्दे को टक्कर दे पाएगी? क्या विपक्ष बीजेपी को 273 सीटों से पहले रोक पाएगा? और क्या इस यात्रा से राहुल गांधी विपक्ष को वह चेहरा दे पाएंगे जो नरेंद्र मोदी एनडीए को देते हैं? लेकिन सबसे पहले बात होगी राहुल 2.0 की। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मैं अगर यहां पूछूं, सवाल पूछूं युवाओं से, इस मीटिंग में कितने युवा बेरोजगार हैं? हाथ उठा के दिखाओ। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। राहुल गांधी का नाम जब मैं सुनता हूं तो साल याद आता है 1980 का। एक दिन पहले तक वह अपने चाचा और कांग्रेस के नेता संजय गांधी के साथ खेला करते थे, लेकिन अगले दिन वायु दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। 10 साल के राहुल के सर से उनके चाचा का साया उठ गया। यह राहुल के लिए पहला बड़ा सदमा था। राहुल जब 14 साल के हुए तो वो अपने दादी के करीब थे। आपको पता ही है, उनकी दादी इंदिरा गांधी थी, उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। 2 लोग उनको सुरक्षा देते थे। एक दिन उन दोनों लोगों ने इंदिरा गांधी को मार दिया। 14 साल के राहुल के लिए यह दूसरा सदमा था। चाचा के बाद दादी का साया भी राहुल के सर से उठ गया। परिवार ने घर बदल दिया, सोचा घर बदलने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 7 साल बाद पिता राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। वह तमिलनाडु एक कार्यक्रम में गए लेकिन वापस नहीं लौट सके। मानव बम ने उनके शरीर को भी नहीं बचने दिया। 21 साल के राहुल के लिए यह तीसरा सदमा था। किसी लेखक ने बड़ा ही जरूरी बात लिखी कि लॉकडाउन 3 महीने के लिए लगा था तो हम लोगों की हालत खराब थी। हम लोग सोच रहे थे कब बाहर आ जाए, लेकिन राहुल गांधी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 14 साल लॉकडाउन में काटे हैं। उनको कहीं बाहर जाने को भी अलाउ नहीं था। जब बाहर वह कंपनी में जॉब कर रहे थे तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को यह डर लगा रहता था कि कहीं वही बात राहुल गांधी के साथ न हो जाए जो उनके सास और उनके पति के साथ हुआ था। राहुल तो शुरू में राजनीति में भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन गांधी नेहरू परिवार में जन्म लेने की एक शर्त है कि आपको पब्लिक लाइफ में आना पड़ेगा, आपको राजनीति में आना पड़ेगा। तो साल 2004 में राहुल गांधी राजनीति में एंट्री लेते हैं। उनके बैनर तले उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने साल 2009 का चुनाव भी जीता, लेकिन साल 2009 के बाद सब कुछ बदल गया। बीजेपी की आईटी सेल ने राहुल गांधी की छवि पप्पू की बनाई। पप्पू यानी समाज का वह लड़का जो नासमझ है, जिसे धर्मों का ज्ञान नहीं, भारत देश के इतिहास का ज्ञान नहीं, कब कहाँ कौन सी बात बोलनी है उसका ज्ञान नहीं। राहुल गांधी की छवि बिगड़ी। लगातार 2 चुनाव कांग्रेस हारी, साल 2014 का लोकसभा चुनाव और साल 2019 का लोकसभा चुनाव। लेकिन साल 2022 में सब कुछ बदलने के लिए राहुल गांधी ने एक यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से बड़ा ही तगड़ा इम्पैक्ट राहुल गांधी के छवि को मिला। कांग्रेस भी मजबूत हुई और माना जाता है कि पहली बार राजनीति के शब्दकोश में नफरत के बजाय मोहब्बत का शब्द आया। अब राहुल गांधी उसी भारत जोड़ो यात्रा का अगला संस्करण ले आ रहे हैं। इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैंने आपसे पहले भी बताया, इस यात्रा का मकसद है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें क्या क्या मुद्दे राहुल गांधी उठा सकते हैं? उसमें सबसे पहला मुद्दा है किसानों के एमएसपी की गारंटी। आपको याद होगा साल 2020-21 में कैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली के 3 अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन किया था। आंदोलन इतना मजबूत था कि नरेंद्र मोदी सरकार झुकने पर मजबूर हुई। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 पास किए गए बिल यानी तीनों एक्टों को वापस ले लिया, लेकिन अभी भी एमएसपी की गारंटी पूरी नहीं हुई है। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। आर्थिक न्याय को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है दोस्तों। आपको पता ही होगा कि 4 से 5 जो घराने हैं बड़े बड़े, उनके पास भारत की 70% से अधिक की संपत्ति है और आम जनता के पास सिर्फ 30% की संपत्ति है। उस आर्थिक न्याय में बताया जाता है कि कई बड़े उद्योग घराने गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जिसमें अडानी का नाम प्रमुख है और उन पर जांच भी चल रही है। राहुल गांधी इस मुद्दे को भी उठा सकते हैं। राहुल गांधी बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे को भी उठा सकते हैं। राहुल गांधी महिलाओं के सम्मान का भी मुद्दा उठा सकते हैं। आपको याद होगा कैसे मणिपुर में 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के दौड़ाया गया था।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुद्दे जमीन पर कारगर होंगे? क्या ये मुद्दे बीजेपी के राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सरकारी तंत्र के सामने खड़े हो पाएंगे? तो जवाब है जी हाँ। एक रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे कांग्रेस बीजेपी को पटखनी दे सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा है साउथ में यानी दक्षिण में बीजेपी के खस्ता हाल की। जरा सा नंबर्स पे ध्यान देते हैं दोस्तों। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, भाजपा के पास सिर्फ 1 है। बगल में तमिलनाडु है, यहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें हैं, भाजपा के पास 0 है। उसके बगल में आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, भाजपा के पास 0 है। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं। यानी 4 बड़े राज्यों में बीजेपी के पास 111 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें मौजूद हैं। अगर कांग्रेस और विपक्षी दल चाहें तो यह 4 से 5 सीटें भी बीजेपी गंवा सकती है। कैसे? आपको पता ही होगा, नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट चल रही है और इसी में अमित शाह ने एक बयान दिया था हिंदी को प्रचारित करने का, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का, राज्यों के बीच जो बात हो वह हिंदी में हो। इसमें बड़ा मुद्दा उठा था साउथ में। साउथ के सभी राज्य, सभी लोग इसके खिलाफ हो गए थे। अगर इस मुद्दे को उठाया जाए तो साउथ से बीजेपी एकदम खत्म हो सकती है। लेकिन क्या साउथ में बीजेपी को खत्म कर देने से लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है? तो जवाब है नहीं। आपको आगे भी मेहनत करना होगा। उसका स्ट्रेटजी ये है कि उत्तर भारतीय राज्यों में कांग्रेस को विपक्षी दलों का सहयोग लेना होगा। आपको पता है उत्तर भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में याद रखिए 43 लोकसभा की सीटें हैं, 18 बीजेपी के पास है तो 23 टीएमसी के पास है। अगर विपक्ष कांग्रेस और टीएमसी मिलकर वहां चुनाव लड़े तो वहां पर बीजेपी को कम सीटों पर रोका जा सकता है। बिहार और महाराष्ट्र का तो अलग खेल है। जब पिछली बार 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहां पर बीजेपी गठबंधन के साथ उतरी थी, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ तो बिहार में जेडीयू के साथ। लेकिन अब गठबंधन टूट चुका है। पिछले बार वह सफल हुए थे, लेकिन इस बार अगर दोनों पार्टियां चाहे शिवसेना और जेडीयू तो बीजेपी को कम पर रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास 80 में से 62 सीटें हैं। अगर सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो यहाँ पर भी बीजेपी को रोका जा सकता है। लेकिन इतने भर रोकने से आप लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लेकिन एक काम जरूर हो सकता है, बीजेपी को बहुमत से रोका जा सकता है। लेकिन क्या बीजेपी के पास कुछ हथियार नहीं है? क्या बीजेपी इन आपके चालों का जवाब नहीं देगी? तो उसका भी बात वीडियो में अब करते हैं। पहला मुद्दा है राष्ट्रवाद का। आपको पता है इसका पेटेंट बीजेपी के पास है। बीजेपी हमेशा अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है और उत्तर भारत में सफल हो जाती है। लेकिन उत्तर भारत में ही क्यों सफल होती है? क्योंकि आपको पता है उत्तर भारत के लोगों ने बड़ा घाव सहे हैं। जितने भी आक्रमण गजनी बाबर से लेकर चंगेज खान तक सब हमले उत्तर भारत के लोगों पर ही हुए हैं। और पाकिस्तान से भी जो युद्ध हुआ है उसका भी दर्द ज़्यादातर उत्तर भारत के लोगों ने ही सहा है। तो उत्तर भारत के लोग हमेशा ही पाकिस्तान को लेकर, बाहरी आक्रांताओं को लेकर सीरियस रहते हैं। वो चाहते हैं केंद्र में ऐसी सरकार हो जो पाकिस्तान को सीधा कर सके, जो पाकिस्तान को टाइट रख सके। और कांग्रेस ने पिछले जब 26 से 11 मुंबई पर हमला हुआ था या फिर जितने भी सीज फायर का उल्लंघन होता था उसमें कांग्रेस कोई बेहतर जवाब दे नहीं पाती थी। यहाँ पर मौका मिल गया बीजेपी को और बीजेपी ने जो एयर स्ट्राइक कर दिया या सेना ने कर दिया उसके वजह से काफ़ी फायदा हो जाता है बीजेपी को। बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है और इस छवि की वजह से कांग्रेस को उत्तर भारत में बड़ा ही नुकसान होता है और बाकी विपक्षी पार्टियों को भी उत्तर भारत में नुकसान होता है। भाजपा के पास दूसरा बड़ा हथियार है हिंदुत्व का। भाजपा यह कहती है कि कांग्रेस मुस्लिम को पसंद करती है, हिंदुओं को पसंद करती नहीं है। उसका 2 बड़ा एग्जाम्पल है। जब हिंदू कोड बिल आया तो नेहरू जी ने सिर्फ हिंदुओं के रूढ़िवादी कानूनों को हटाया, लेकिन मुसलमानों के रूढ़िवादी कानून आज भी कई मात्रा में चल रहे हैं। तो भाजपा ये आरोप लगाती है कि देखिए कैसे हिंदुओं के रूढ़िवादी कानून हट गए लेकिन मुसलमानों के नहीं हटे। दूसरा 1984 का राजीव गांधी द्वारा आबानों का केस कि कैसे मुस्लिम कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए राजीव गांधी ने कोर्ट का ऑर्डर बदल दिया और इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है। वहीं बीजेपी ये कहती है कि हम हिंदुत्व वाले हैं, हम राम मंदिर का मुद्दा आगे उठाते हैं। देखो हमने राम मंदिर बना दिया, देखो हमने राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष किया। और राम के लिए उत्तर भारत के लोग या दक्षिण भारत के लोग भी कहीं ना कहीं एक इमोशन तो रहता ही है राम के प्रति, इससे भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है जातियों का उत्थान। आप देखेंगे कि उत्तर भारत के लोगों के अंदर अपना जातीय गौरव खूब कई मात्रा में मिलता है। इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है क्योंकि कांग्रेस कभी जातिगत चुनाव लड़ नहीं पाती है, जातिगत चुनाव जीत नहीं पाती है। यहाँ पर फायदा में आ जाती है बीजेपी। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं, जाति, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। यहाँ पर अगर भाजपा इन तीनों मुद्दों को भुना लेती है तो वह लोकसभा चुनाव में आगे निकल जाएगी। लेकिन कई सारे कारण मैंने कांग्रेस के, कई सारे मजबूती मैंने कांग्रेस के भी गिनवाए। अगर कांग्रेस चाहे तो वह एक कड़ा टक्कर दे सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए।
तो इस वीडियो में हमने समझा कि कांग्रेस और बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को उठाएगी और कौन मजबूत रहने वाली है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।